नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और नेता काफी रेस नजर आ रहे हैं। इस बीच जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर लोकतंत्र खतरे में रहने की बात कर रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर है। जिस तरीके से आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकतंत्र और साथ ही बीजेपी पर हमला बोला और कहा है कि लोकतंत्र में जिस तरीके से उनके साथ किया गया है, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि तमाम अकाउंट्स फ्रीज होने की वजह से उन्हें प्रचार करने में परेशानियां सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से लगातार ट्वीट करके इस मामले पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो दिवालियापन हो चुकी है और इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज हमारे साथ इस चर्चा में कई मेहमान भी जुड़ेंगे, सभी से एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल लखनऊ से हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। सीधे सत्येंद्र का रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है, लेकिन हमारा सवाल फिलहाल यही रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसे जनता किस तरीके से देखती है? कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने देने को लेकर उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। जनता से जानिए कि जनता इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है। सत्येंद्र, चलिए सत्येंद्र जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जीतन और कुणाल भी जुड़े हुए हैं। जीतन और कुणाल, आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीतन, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पर और लोकतंत्र खतरे में है की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार रोकने के लिए ही उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। जीतन, कैसे देखते हैं आप इसे? हेलो, दीजिए जीतन। आवाज आवाज सवाल सवाल दोहराएंगे रेखा? जी जीतन, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रचार प्रसार करने में परेशानी हो रही है और इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जी बिल्कुल, देखिए रेखा, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जी जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि हमें चुनाव ये कराने से रोका जा रहा है और हमारा जो है अकाउंट फ्रीज करा दिया जा रहा है, ऐसे में उन्हें खासी परेशानी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त जदयू के देवघर के पूर्व विधायक रहे हैं कामेश्वर दास जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कामेश्वर जी, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है उस पर आपका क्या मंतव्य है? एकदम निराधार आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी मंत्री देश के बन रहे हैं। कैसे, क्या, किस कैलकुलेशन से, किस जो क्या देश में जो काम किए हैं, देश का भविष्य मोदी जी है। लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार कहीं दिख नहीं रहा है, जो इस पर कहीं कुछ कोई नेता बोलने के लिए तैयार है नहीं। सब कोई बोलने के लिए तैयार है, कैसे नहीं? अब घर में बैठल कोई रहेगा तो कहां से उनका यथी होगा? लेकिन कोई आपके कोई नेता जो है एनडीए के किसी भी नेता से रोजगार को लेकर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या तो है। लेकिन मोदी जी पूरे देश में चल रहा है और 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे। हाँ, तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गोड्डा से निशिकांत दुबे बेदाग निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार पलटू राम चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पहली वो आरजेडी के साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। उनकी छवि तो खराब हो रही है, लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की भी छवि खराब हो रही है? देखिए, राजनीति में इस तरह होता है, आता और जाता है। चले, बुजुर्ग हमारे साथ पब्लिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, युवा हैं। जी रेखा, आपने सुना कि यहाँ के जो जदयू के जो नेता है उन्होंने ये बात जो कही है कि 400 पार
का जो नारा है नरेंद्र मोदी का, वो इस बार जरूर पार होगा। लेकिन आने वाले जो चुनाव है और जो 4 जून का जो काउंटिंग होना है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिर जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। रेखा, के नेता है वो इस वक्त है, मैं चाहूंगी कि उनसे आप एक सवाल और करिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो जनता के बीच जाते नहीं है, उनके विधायक जो है वो जाते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जो जनता है उसका सामना उन्हीं को करना पड़ता है। और ये सवाल भी तेजस्वी यादव ने उठाया था कि अगर जब विधायक जनता के बीच जाएंगे और अगर नीतीश कुमार को लेकर के बार बार यही सवाल किया जाएगा कि वो बार बार पलटी क्यों मारते हैं, तो इस पर उनके विधायक क्या करेंगे, क्योंकि इसका सामना तो उनके विधायक करते हैं, नीतीश कुमार तो करते भी नहीं है। इसका सामना तो उनके विधायक करते हैं, नीतीश कुमार तो करते भी नहीं है। चलिए जीतन आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक एक कर मेहमानों का भी रुख करेंगे। जी कुणाल के पास जाएंगे, क्योंकि कुणाल के पास इस वक्त कुछ जनता भी नजर आ रही है तस्वीरों में। कुणाल, जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? कुणाल, सवाल को एक बार दोहराएंगे? जी कुणाल, हमारा सवाल ये है कि जनता का मूड इस बार क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को वो आधार बना करके इस बार वोट करने वाली है? जी बता दूं का जनता का कहीं ना कहीं चुनाव की और मोड चले गया है, लेकिन जो चुनावी मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है उसको लेकर जनता सवाल कर रही है। जो सड़क, बिजली और जो शिक्षा है, इसको लेकर सवाल कर रही है। हमारे साथ सहयोगी हैं, वह बताएंगे ग्राउंड जीरो के बारे में। बताइए कि आप जामा से हैं, जामा आप विधानसभा करते हैं। यहाँ पर जो सीता सोरेन जो बीजेपी में चली गई, वह पहले यहाँ से जेएमएम की विधायक थी। कैसा पब्लिक का मोमेंट? देखिए, पब्लिक का मूवमेंट कोई खास नहीं है, कहे से कि जब यहाँ तीसरी बार विधायक बनी थी तो उनके ही खेमा में 2 फाड़ हो गया था और उनके जाने से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा लोगों को दुख भी नहीं है। हाँ, एक संबंध जो 3 चुनाव का बन गया था वो थोड़ा सा लोगों को अखड़ रहा है, लेकिन उनके जाने से कोई प्रभाव किसी पर पड़ने वाला नहीं है और न ही किसी को फायदा होने वाला है। हमको तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि किसी को फायदा होगा या किसी को क्षति होगी। जो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला नहीं। क्योंकि वर्तमान अभी जो सांसद हैं वह भाजपा से हैं और भाजपा में चली गई। क्या सांसद का क्या कार्यकाल रहा है? देखिए, सांसद का कार्यकाल जो रहा है मिला जुला के ठीक ही रहा है, लेकिन उसमें भी है कि कहीं गम कहीं खुशी वाला हिसाब है। बहुत ज्यादा उनको लोकप्रियता लोगों मतलब देहात एरिया में नहीं मिल रहा है। जैसे गई है बीजेपी में तो हम लोग देहात का भ्रमण कर रहे हैं, देहात से उसका फीडबैक ले रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो हमको नहीं लगता है कि उनका भी कोई बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, ऐसी कोई बात नहीं। इसको लेकर जनता का क्या सवाल रहता है? जनप्रतिनिधि जो हैं चुनाव में जाएंगे, उनके गांव तक पहुंचेंगे, मुख्य जो मांगे रहेगी वह क्या रहेगा इस बार? देखिए, हम सबसे पहले यहाँ एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव है, उस गांव का भ्रमण किए हम। लगभग यहाँ जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हुआ करते थे तो उस समय प्रधानमंत्री आदर्श गांव से उस गांव को नवाजा गया था। उस गांव का हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि जिस समय वो स्थिति जिस समय देखा था हमने, वही स्थिति आज भी है। गांव के लोग आज भी वही सवाल कर रहे हैं। कहाँ, जब एक बोर्ड का मरम्मत नहीं करा सका लोग, तो और आगे क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो ऐसे में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो जनता का सवाल रहेगा। अब बहुत टाइट सवाल रहेगा, बहुत कड़ा सवाल रहेगा। कहे कि 5 साल आप रहे, 15 साल आप रहे, अब आप बीजेपी में चले गए, 15 साल आप यहाँ काम किए, 3 बार पे विधायक के चुनाव लड़े, तो क्षेत्र की जनता तो आपसे सवाल करेगी कि आप 15 साल में क्या किए। ये तो सवाल नेता लोगों के सामने रहेगा, अब बहुत कठोर नहीं रहेगा सवाल। तो हमारे साथ स्थानीय जो सहयोगी थे वो थे और स्थानीय लोग भी हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा वही, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे मोदी जी को? क्योंकि क्या कार्य किए हैं, क्या किस कार्य से आप प्रभावित हैं? सब चावल तावल जो है सब, घर आवास यही सब मिला है। हाँ, तो
इसके साथ जनता में के कई सारे मुद्दे हैं और जनता जो है वो अपने मुद्दे के हिसाब से ही जो है वो इस बार वोट करने वाली है। कुणाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से आशुतोष जी हैं और जेएमएम पार्टी की ओर से परिमल जी हैं। सबसे पहले हम परिमल जी के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आशुतोष जी के पास जाएंगे। परिमल जी, चूंकि हमारा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ से दूसरी तरफ आने और जाने का सिलसिला जारी है, इस बीच खबरें ये आ रही है कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सीता सोरेन को उतारेगी मैदान में। भले ही दुमका सीट पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद खबरें जो है फिलहाल ये छाई हुई है। परिमल जी। जी बिल्कुल, इसी ख्याल से सीता जी को पार्टी में लाया गया है बीजेपी के द्वारा। परिमल जी, जी मेरी आवाज जा रही है? हेलो। इसी ख्याल से सीता जी को पार्टी में लाया गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये बात जी परिमल जी आ रही है, बोलिए। जिस तरह से हेमंत बोलिए परिमल जी। चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। हेलो। चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं तो भाजपा सीता जी को उनके विरुद्ध उतारने की निर्णय ले सकती है, लेकिन ये मैं बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन को ये राह और आसान हो जाएगा, क्योंकि सीता जी की छवि या सीता जी की पार्टी के प्रति इस तरह का कोई डेवोटेशन नहीं रहा है जिससे जनता उनकी तरफ रुख करे। और जहां तक आज हेमंत सोरेन की बात है कि पूरे झारखंड में उनकी जो भी कार्य योजना रही है, जो भी योजनाएं गरीब मजदूर लोगों के लिए लाए हैं, उससे पूरी तरह जनता प्रभावित है और एक तरफा वोट उनको करेगा। बिल्कुल परिमल जी, आशुतोष जी आपको इस वक्त सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपने जो सवाल उठाए हैं सीता सोरेन को लेकर के कि उनकी छवि जिस तरीके की रही है, उसका जवाब आशुतोष जी ही दे। आशुतोष जी, परिमल जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दे। सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दे। आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। परिमल जी, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी, चूंकि जिस तरीके से इस वक्त झारखंड में माहौल बना हुआ है, एक पाले से दूसरे पाले में आने और जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच कल्पना सोरेन भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। कितना फायदा आप लोगों को होगा? जी, आप भली भांति जान रहे हैं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक चुनौती का अवसर है, संघर्ष से भरा अभी समय है, जिसमें हमारे हेमंत सोरेन जी हमारे जेल के सलाखों में एक षड्यंत्र के तहत डाल दिया गया है। उसी का अवसर उठाते हुए आज कल्पना सोरेन जी हमारी नेत्री के रूप में आज हम लोगों के बीच में हैं और इसका बेहतर से बेहतर फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव दोनों में मिलेगा। बिल्कुल। अगर आशुतोष जी, अगर आपको इस बार मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यही होगा कि परिमल जी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आप दीजिए। आशुतोष जी, अभी आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए आशुतोष जी, आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय परिमल जी ने जो बोला है, सीता सोरेन जी पार्टी की रणनीति से नाराज होके इस्तीफा दिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से उनको पार्टी से बेदखल करके रखा, कहने की नाम मात्र की वो सिर्फ विधायिका रही, इस रणनीति से नाराज होके वो आज इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी के का दामन था गई। ये तो बात स्पष्ट है। अगर उनके साथ अनदेखी ना की गई होती तो वो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती। ये बिल्कुल बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। कोई भी पार्टी जो भी नेता पार्टी के बातों से प्रभावित है, पार्टी के कार्यकाल से प्रभावित है, वो पार्टी में आ सकते हैं। जी, आशुतोष जी का कहना अपने जगह सही है।
की टिकट गई है, उसकी अति महत्वाकांक्षा का यह परिणाम है कि वो पार्टी में अपनी भूमिका अदा नहीं करना चाहती है, पार्टी को देखना नहीं चाहती, वो चाहती है सारा दिन पार्टी उनको बना, इसलिए नाराजगी उनकी रही होंगी। पार्टी ने उनको दिया ये कि का जिस दिन देहांत हुआ उसी साल में वहां पे उनको विधायिका के टिकट मिला, लगातार 3 बार विधायक थे, इसलिए यह कहना कि लेंगे भी, लेकिन आयुषी से एक सवाल लेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आयुषी जिस तरीके से माहौल फिलहाल देश में बना हुआ है, ऐसे में पटना की जनता का मूड क्या है इस बार? आयुषी एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे रेखा? जी आयुषी, मेरा सवाल ये है कि इस बार पटना की जनता का मूड क्या है उनके मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोट करने वाले हैं? मुद्दे क्या है जनता के? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का इनका क्या मुद्दा है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? और मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया तो विश्वजीत। किन किन मुद्दों पे आप लोग युवा है और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हम लोग रोजगार पे ही करेंगे, ऑब्वियस है, रोजगार पे, बिजनेस डेवलपमेंट पे, जैसे जो बिहार सरकार फंड्स दे रही है स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो थोड़ी पॉलिसी और भी अच्छी की जाए। अभी तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और थोड़े इससे रोजगार भी ज्यादा उत्पन्न होंगे और लोग स्वरोजगार की तरफ भी जाएंगे, मतलब जॉब लेने से ज्यादा जॉब देने की तरफ भी जाएंगे। और जॉब और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर सिक्योरिटी है, पानी, रोड, बिजली, बाकी सब चीजें तो हैं ही, तो गवर्नमेंट पे ही देंगे हम लोग। क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? ऑब्वियस यही फोकस है क्योंकि हम लोग भी बिजनेस बैकग्राउंड से है, हम लोग भी बिहार स्टार्टअप, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी युवा है उनको मोस्टली बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया जाए रेदर देन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा वैसे स्कोप कुछ स्कीम, जैसे अभी ऑलरेडी कुछ स्कीम आ चुकी है, जैसे अभी लघु उद्योग के लिए मिला है 2-2 लाख रुपया सबको मिल रखा है, स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप मिल रखा है, तो वैसे बाकी अदर स्कीम किया जाए और इस चीज को ज्यादा फोकस किया जाए, तो उस बेसिस पे हम लोग ज्यादा वोट करना चाहेंगे क्योंकि इसमें ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि वो हम लोग ऑल ओवर डेवलपमेंट इस बेसिस पे हो सकता है, तो मुझे लग रहा है ये इस बेसिस पे हमें देना सही रहेगा। जी तो देखिए, युवा जो है वो बिजनेस के मुद्दे पे, मतलब ये लोग जो है इनका यही मुद्दा है कि ये लोग रोजगार के मुद्दे पे ये लोग वोट देंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, कि इस बार आपको लोकसभा चुनाव का आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट करके? हमारा कोई मुद्दा नहीं है। आपका कोई मुद्दा ही नहीं, आप इस बार वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे। क्या कारण क्या है, किस कारण से आप जो है वोट नहीं करना चाहते? कुछ तो कारण। कोई कारण नहीं है। देखिए, इनका इनका कहना है कि इनका कोई मुद्दा नहीं है इस बार लोकसभा चुनाव का। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस बार लोकसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट करने? क्या बोल रही है? लोकसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट करने? मेरा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। मोदी जी को देश ने काफी प्रगति की है और आगे भी प्रगति करते जाएंगे वो। क्या लगता है विकास किया है मोदी जी ने? बहुत सारे विकास किए हैं, इन एवरी फील्ड देश ने तरक्की की है। डिफेंस के मामले में उन्होंने काफी तरक्की की है। ओके, रोड्स बने हैं इतने सारे, डैम, ब्रिज वगैरह बने। तो आपका मुद्दा इस बार विकास है? यस। चलिए, देखिए कुछ सीनियर सिटीजन है रेखा, यहाँ पे इनका मुद्दा विकास का है वोट करने का। इनका और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर लोकसभा चुनाव में रहेगा आप लोग का? कुछ लोग नहीं भी कहना चाहते। सर इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग का क्या मुद्दा है वोट करने? रोजगार, विकास, डेवलपमेंट, बिहार में डेवलपमेंट हो, रोजगार हो। क्या क्या लगता है कि रोजगार हुआ है बिहार में? हाँ, तेजस्वी जी के आने से रोजगार हुआ है। तेजस्वी जी रोजगार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका क्या है मुद्दा है? देखिए, वोट का तो मेन मुद्दा होता है क्योंकि हम लोग आम पब्लिक है और आम पब्लिक की सोच बहुत बड़ी नहीं होती है। सोच चाहिए होती है कि जो मुख्यमंत्री के पास योजना होता है, प्लानिंग जो रियल में फलीभूत हो प्लेटफॉर्म पे आके, वो जो पूर्णतः वही चाहते, अपेक्षा रखते हैं कि वो चीज सामने पटल पे आए और जिससे सबका
लाभ हो। इसे यही मेरा मुद्दा है और इसी के पक्ष में आकर हम वोट देने की इच्छा हमेशा रखते हैं। रोजगार आपका नहीं, देखिए रोजगार तो हमारे समाज में ये सब दिन का मुद्दा रहेगा, ये आज ही की मुद्दा नहीं है, ये सब दिन रहेगा। रोजगार की अवसर सृजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खास मंत्री आए या कोई विपक्ष या विपक्ष के नेता है वो बोले, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। रोजगार का अवसर हमेशा सृजन होते रहना चाहिए और वो सबकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे बाद का भी तो उम्र के जो लोग बैठे होंगे उनको तो रोजगार चाहिए ही ना। कौन सा काम ऐसा विजन नहीं? मेरे समझ से तो जहां तक लगता है कि काम तो जो अपनी गतिविधि लोग का है वो कर रहे हैं लोग, लेकिन उसमें जो स्पीड होना चाहिए रोजगार के मामले में, जैसे रोजगार के मामले में सिर्फ एक शिक्षा विभाग ही नहीं है, विभाग काफी ज्यादा है विभाग। उस विभाग के भी नजर से देखा जाए तो उसमें ये बहुत सारी पद रिक्त है, उस पर लोगों को बहाल की जाए। क्योंकि अभी अभी जस्ट हमारे बच्चे के विद्यालय में है, वहां पता लगाई भी कि फिलहाल की जो सिचुएशन है कि शिक्षक व्यवस्था में अभी भी स्कूल में 10th में इंटर में शिक्षक है ही नहीं। हम जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभी उसका अगले साल सेशन आएगा एग्जाम का, उसमें पता चल रहा है कि 2 ही टीचर है, किसी सब्जेक्ट में 1 टीचर है, कुछ 11th क्लास में शिक्षक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ विभाग या इसके से पक्ष से जुड़े हुए लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सारी व्यवस्था टू टाइट कर दें और उनके पास शिक्षक ही नहीं हो, तो फिर इस व्यवस्था को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ये राम मंदिर भी एक अभी मुद्दा है, तो इस पे क्या कहें? नहीं, देखिए खास तौर पर मैं धर्म से और मंदिर और मस्जिद के नाम पर मैं कोई अपना चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि ईश्वर एक है, उसके रूप और सभी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो चीजों को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आयुषी हमारे साथ अलग अलग जगहों से और भी लोग जुड़े हुए हैं। धन्यवाद आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ जामा विधानसभा जो कि सीता सोरेन का गढ़ माना जाता है, सीता सोरेन वहां से विधायक है, वहां से की तमाम जनता के साथ फिलहाल कुणाल वहां पर मौजूद है। लेकिन कुणाल आपके पास आएंगे उससे पहले हम एक बार लखनऊ का रुख करेंगे, चूंकि सत्येंद्र जो है वो इस वक्त बड़ी संख्या में जनता के साथ वहां मौजूद हैं और लखनऊ की जनता का क्या मूड है ये हमें सत्येंद्र बताएंगे। बताइए सत्येंद्र, क्या है इस बार लखनऊ की जनता का मूड? लखनऊ की जो लोकसभा सीट है, यहाँ स्थानीय मुद्दे कभी हावी हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर काम भी हुआ है। लेकिन विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको गिना रही और भुनाने की इस बार कोशिश कर रही है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही दल मिलकर के यहाँ जो है इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। शायद यही है कि एक साथ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को लड़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जगह कांग्रेस और सपा अपने ज्वाइंट सहयोग से अपना कैंडिडेट उतार रही है। हमारे साथ लखनऊ में कई लोग मौजूद हैं, उससे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में रहने वाले। मुद्दा देश की सुरक्षा, देश के अस्मिता का मुद्दा रहेगा, जो भगवान सनातन का मुद्दा रहेगा और मुद्दा यही चल रहा है, यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे पे देश की जनता वोट करेगी। जो काफी सालों से, ये सैकड़ों सालों से जो पड़ा हुआ था मुद्दा गर्त में, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारत और हिंदुस्तान की जनता ने उसको फिर साकार किया है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यही मुद्दा है इस वक्त और कोई मुद्दा नहीं। और सारी पार्टियां फेल हैं इस मुद्दे के आगे, कोई पार्टियां है ही नहीं कि जो इस मुद्दे के आगे लड़ सके। और हिंदुस्तान की जनता, सनातन मानने वाली जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। हाँ, बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी कोई सरकार खत्म नहीं कर, हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा रहा, चाहे जब सरकार। लेकिन मैनिफेस्टो में तो रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, फिर इस सरकार में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये तो हर चीज की गारंटी लेती है आपकी सरकार, फिर ये रोजगार की गारंटी क्यों नहीं ले पाई? नहीं, रोजगार की गारंटी पूरी कौशल विकास योजना है, बताओ रोजगार प्रचार में रोजगार की गारंटी नहीं, रोजगार हाई प्रचार में नहीं चले, रोजगार दिया जा रहा। आपने देखा होगा ये कोरोना महामारी ना आई होती तो शायद आज ये लोगों को कहने को ना मिलता कि रोजगार सरकार देने में 100% सफल रही है और दे रही है। जो योग्य लोग हैं वो रोजगार मिल रहे हैं, जो जिस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अन्य अब काफी दिनों में इस देश को छला गया, नौजवानों को छला गया, यही सरकार
सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से है और अन्य सरकारें 4-7 साल रही हैं और कोई उन्होंने भी रोजगार के लिए काम नहीं किया। उसी भारतीय जनता पार्टी अगर आपके देश में रोजगार पर्याप्त होते तो जहाँ युद्ध चल रहे हैं वहाँ यहाँ का युवा रोजगार के लिए नहीं जाता। पर्याप्त पहले की सरकारों ने पर्याप्त वो नहीं कर रखा था। अगर रोजगार शायद पहले की सरकारों को दे रखे होते तो आज जो हमारे नौजवान दूसरे देशों में जा रहे हैं, आप देख लीजिए यही तो इस देश की विडंबना रही कि नौजवान और बेरोजगारों को छला गया, जिसके कारण बेचारे हमारे बेरोजगार भाई और जो युवा लोग इधर उधर दूसरे जगह जा करके दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में जा करके रोजी रोटी कमा रहे हैं और न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कुछ काम हुआ है क्या? स्थानीय जो समस्याएं हैं लोगों की, रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उन पर काम हुआ है सरकार में क्या? देखिए, रोजमर्रा की समस्या तब हल होगी जब महंगाई खत्म हो और रोजगार मिले। ये दोनों नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ये बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के सामने है। देश की जनता मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और राहुल गांधी जी से सवाल करना चाहते हैं इन सब मुद्दों पर। जो ये लोग आपस में नाना प्रकार के रवैयों की बात करते हैं, ये लोग मुद्दे पे आए, मुद्दे पे बात करें। बाबा साहेब ने 1952 में कहा था देश में जो आदमी सर्विस में नहीं है, नौकरी में नहीं है, यदि वो बेरोजगार है तो 12,500 रुपये पाने का अधिकार है। देश की जब देश बता था 28 करोड़ जनसंख्या थी, 96 करोड़ रुपया तिजोरी में था। यदि कांग्रेस उसी समय दे दी होती, बंटवारा कर दी होती पैसे का, आज मेरे देश का युवा विदेशों में नहीं जाता। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अगर इस मर्ज को हटाया होता, कोई दूसरे देश में बत्ती चलाने क्यों जाता, दूसरे देश की सेना में क्यों जाता। लेकिन हमारी पार्टी, मैं न सत्ता मैं पक्ष में हूँ न विपक्ष में, खुद एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, भारत दमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं सत्ता में आऊँ, मैं भारत दमन पार्टी की सत्ता में आई, एक नौकरी का अभियान चलाएगी। बेरोजगारी और महंगाई के ये मुद्दे बिल्कुल रहेगा, ये रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, ये तो बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। बेरोजगारी एक मुद्दा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव दिलाएगा। कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? भाजपा के लिए काम करते, राष्ट्रवाद के लिए काम करते। तो भाजपा के लिए काम करते हो, भाजपा के लिए तो बोलेंगे ही आप। तो भाजपा के लिए कहा, भाजपा ने इतना दे दिया। आज भाजपा जो मुसलमान को सुरक्षित बना दिया, आज 2 पैसा 200 कमा रहे हैं। तमाम मुसलमान कह रहे हैं हमको कुछ नहीं दिया सरकार। कौन मुसलमान कह रहे हैं? अरे बहुत से मुसलमान आपके साथ सपा के पाले हुए हैं। सपा ने जिनको गुंडा बनाया, जिनकी कोई गुंडाई नहीं चल रही है, आज जो मुसलमान जो IAS IPS बन रहा है, आज हमारे घर सरकारी कहीं बराबरी हिस्सा सपा सरकार में यादव ही बनते थे, यादव ही मजहब पे जो इन्होंने विकास कम कर दिया, तो विकास को टाइम करेगी ना। सपा ने गुंडा बना दिया और कांग्रेस ने दूल्हा बना दिया। 38% आजादी के बाद नौकरी मिले, 1% नहीं छोड़ा। कांग्रेस सपा की जो मुसलमान भाजपा में तो है, आपका ये दावा है कुछ मुसलमान है, क्या भाजपा इस बात में, क्या भाजपा उन लोगों को प्रत्याशी बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। कहाँ मंथन चल रहा है? अमरोहा और मुरादाबाद को मंथन चल रहा है। अमरोहा मुरादाबाद चल रहा है, संभल चल रहा है। वहाँ तो कांग्रेस भी मुसलमान उतार रही है, भाई कांग्रेस को उतार रही है, बसपा भी मुसलमान उतार रही है। तो क्या भाजपा मुसलमान कैंडिडेट को उतारेगी? उम्मीद है आपको? और कोई अगर हिंदू निर्दलीय आगे सब क्या करेंगे? भारत आजाद मुल्क है ना, गुलाम मुल्क तो है नहीं कि नहीं आप ही लड़ेंगे। हिटलर शाही थोड़ी है, और कोई लड़ेगा तो उसको रोक लिया जाएगा। मगर कहीं न कहीं अगर बात ये रोजगार का है, ये इंदिरा गांधी का ही नारा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, आज तक नहीं हटा पाई, वो चली गई। तो ये मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि 140 करोड़ की ये जनता, तो कभी भी बेरोजगारी मुद्दा नहीं खत्म होगा। हम आपसे फिर बात करेंगे, हम और लोग भी हैं। क्या मुद्दे प्रभावी है इस बार के? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मुद्दे पहले अपने मैनिफेस्टो में रखे थे वो पूरे हो गए क्या? जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं, मुद्दे तो पूरे हो ही गए हैं, लगातार चल रहे हैं। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, तो 100% नौकरी कोई भी सरकार किसी को नहीं दे पाएगी। और एक चीज और, सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम नहीं होता। उद्योग भी होता है, प्राइवेट नौकरियां भी होती हैं, और अन्य संसाधन भी नौकरी का भी होते हैं। तो और उसके बाद अपराध भी कोई सरकार नहीं रोक पाती। आपने देखा होगा अतीक अहमद कुत्ता हमारे, किसके मन में क्या है,
आदमी अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में है किसी को मार अपराध होगा, आदमी को भाई कोई इतनी जल्दी जानकारी नहीं मिलती थी। और नहीं जो अभी भाई साहब बताए, पिछले की सरकारें जो हैं मुस्लिम को खौफ पैदा करती थी मुस्लिम के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन पार्टी है। और मुसलमान कहते हैं ज्यादातर कि भाजपा की सरकार में हम सुरक्षित नहीं हैं। जो कहते हैं वो समाजवादी पार्टी की रहता है, कार्य करता है। और ये मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम आज के देश में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को इतना मतलब खुद सुरक्षित महसूस कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक कभी जो है एक धंधा नहीं हुआ। और अन्य कई चीजें हमारे यहाँ, ये पहले से आज़ादी के बाद से बहुत सारे डॉक्टर हमारे यहाँ, आपको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सादाब मोहम्मद मुस्लिम को पद्मश्री एक नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितने मुसलमानों को पद्मश्री दिया जो आज तक इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गांव स्तर में देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, पिछले से कई गुना ज्यादा आवास अब की जो है लगातार बनते आए हैं। और बहुत सारे ये नहीं देखा कि हाँ मुस्लिम है। एक तरफ से हमारे यहाँ, मैं खुद प्रधान रहा, 17 मुसलमान आजादी के बाद से 17 मुसलमानों के घर पे छत नहीं थी। एक तरफ से सबको आवाज मिला। तो आप कैसे कहें कि भैया भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की ऐसी नहीं, उनके विपक्ष की चाल रही हरदम जो है धर्म और धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति, दंगे करा के वोट को भुनाना, एक पक्ष को थामना दंगे करा के, ये सिस्टम उनका रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से खत्म कर। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है, विशेष समुदाय के व्यक्ति ने वो हत्या की है। ऐसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी को ढेर भी कर दिया, लेकिन अभी भी वो चीजें जो दिमाग में लोगों के हैं कि कोई भी ऐसा कर सकता है, ये क्या है, ये खौफ फैलाने वाला माहौल बनाया जा रहा है। इस सरकार में उम्मीद है आपको? देखिए ऐसा है, हम ये खौफ हम सरकार जो है जो अनुशासन में रखना चाह रहे हैं। अगर ये सब देखने के बाद कि अपराध का रास्ता सीधा मौत का मुंह है, मौत के मुंह में समा जाने के बराबर, तो अगर कोई अपराध करना चाह रहा है तो फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अपराध के रास्ते में मत जाइए, नहीं तो बुलडोजर बाबा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। यूपी के लिए हम सख्त एक निर्देश दे रहा हूँ, यूपी के जनता अगर कोई अपराध करेगा तो इस बार योगी का आकार देख लीजिएगा। आज तक जितने भी अपराधी हुए, नहीं तो मिट्टी में मिलाया है, नहीं तो जेल पहुंचाया है। तो देखिए अभी बदायूं वाला कांड भी, एक तो मिट्टी में मिल गया, दूसरा सिलेंडर हो गया खुद ही जान के। तो ऐसा है, डर रहना चाहिए लोगों। योगी का दबदबा इस उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत में मोदी का दबदबा भी रहना चाहिए। और यही नियम और यही अनुशासन, यही कानून बनना चाहिए। और रही अपराध की बात, तो अपराध इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। अपराध जो है आवेश में, क्रोध में आके होता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी का शासन बड़ा ही सख्त माना जाता है। फिर चाहे किसी धर्म और समुदाय का आदमी हो, अपराध करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी, पुलिस इनकाउंटर भी करेगी, अपराधी सरेंडर भी करेंगे। फिर चाहे मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफिया हो। बिल्कुल, तो जनता जो है उसके अपने मुद्दे हैं, अपनी मांगे हैं और अपने जो है अपनी जो है वो मुद्दे, चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पे अलग अलग नजर आ रही है। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त कुणाल भी जुड़े हुए हैं जो कि जामा में इस वक्त मौजूद है। जामा विधानसभा ये काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है, चूंकि सीता सोरेन जो बीजेपी में शामिल हुई है वो यहीं से विधायक है। ऐसे में वहां की जनता फिलहाल क्या सोचती है, कुणाल बताइए, क्या है जनता का मूड इस बार? जी, सवाल को दोहराएंगे आवाज में। जी कुणाल, मेरा सवाल ये है कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि इस वक्त जहां आप खड़े हैं यहाँ से विधायक जो है वो सीता सोरेन रह चुकी है, चूंकि उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में फिलहाल वो यहाँ के विधायक नहीं है, लेकिन पूर्व विधायक रही है इस सीट से ही। जी बिल्कुल, संथाल परगना में 3 लोकसभा है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। जहां से राजमहल में है जेएमएम के खामे में है, वहीं बीजेपी का गोड्डा और दुमका में सांसद है। इसको लेकर सीता सोरेन का एंट्री कहीं ना कहीं राजमहल को अपने खेमे में लेने के लिए बीजेपी जो है खेल को जीती है। और यह पूरा जो है यह लोकसभा नहीं, लोकसभा तो है ही, इसके अलावा विधानसभा में टारगेट करना है, क्योंकि जो विधानसभा में है ज्यादातर जेएमएम और कांग्रेस की विधायक हैं। और यहाँ से जब खुद जो है सीता सोरेन जेएमएम विधायक जामा की थी और हम जामा में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जेएमएम
से सीता सोरेन बीजेपी में चली गई, कितना फायदा होगा? फायदा तो निश्चित होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आदिवासी वोट टूटेंगे, उसका परिवार का है सीता सोरेन बहू, तो निश्चित ही आदिवासी लोग बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। तो परिवार में बराबर हिस्सा जैसे नहीं मिला उसको, तो परिवार टूटेंगे तो लाभ बीजेपी को तो होगा ही। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो परिवार के जो हिस्सा था, मैन शिबू सोरेन परिवार के जो बहू थी, उसको अपने जो खेमे में ले आई है बीजेपी, तो उसको फायदा क्या फायदा देखते हुए यह बीजेपी किया है? निश्चित रूप से पूरे झारखंड में फायदा होगा, और जो 1-2 सीट बच गया था अभी लोकसभा में, पूरा बीजेपी 14 सीट जीतेगा, इसमें कोई नहीं। सीता सोरेन मोदी की विकास की गति देख के ही आए हैं, तो आगे चल के काफी विचार चल रहा है मोदी जी के साथ। पूरा भारत अभी एक ओर से एकदम चलने के लिए तैयार है, विकास के साथ आए हैं, उसको हिस्सा नहीं मिला, इसलिए बीजेपी को फायदा होगा, काफी फायदा होगा। तो सीता सोरेन की एंट्री जो है बीजेपी को जहां तक फायदा है, वहां सीता सोरेन क्या विकास कार्य में बाधाएं पड़ रहा था जेएमएम में रहकर, क्या विकास नहीं कर पा रहे थे क्षेत्र, इसलिए उनका एंट्री हुआ, इसलिए वह बीजेपी ज्वाइन की, क्या कहना है? नहीं, इस पर तो ज्यादा वही लोग बता पाएंगे। एगो बड़ी बहू होने के नाते मंत्री पद नहीं मिला या कुछ हुआ, तो उसका अपना मामला था। यानी परिवार में रहते हुए, उस पार्टी से रहते हुए उनको मंत्री पद नहीं मिलना, उससे नाराजगी थी। तो उससे नाराजगी थी, दुमका लोकसभा टिकट भी चाह रही थी, नहीं मिलेगा तो नाराजगी थी, वो स्वाभाविक बात है। अगर क्षेत्र की बात कर लें, जामा विधानसभा की बात कर लें, चूंकि पूर्व में विधायक थी यहाँ से, तो इसके पहले हुआ जेएमएम में थी, तो क्षेत्र का क्या आपको कितना लोकप्रियता था सीता सोरेन से, जनता का कितना लगाव? जनता का लगाव था, ठीक ठाक था। जो 3 बार से विधायक थी, 3 बार से विधायक था, लगाव तो था। जनता को उससे लगाव नहीं रहता तो लगातार विधायक को कैसे जीत पाता? तो कहीं ना कहीं कहना है कि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक के रूप में सीता सोरेन थी, और बीजेपी जो सोच कर लोकसभा चुनाव में के पहले उनकी एंट्री बीजेपी में लाना, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि संथाल की जो राजमहल लोकसभा है, वहां से बीजेपी वहां पे जेएमएम के सांसद थे, वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी के को लेकर फायदा मिलेगा, या लोगों का मानना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे जो है साथ में कुछ बीजेपी के नेतागण भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ने वाले थे, और उसके सामने सीता सोरेन रहेगा। सुनील सोरेन को हटाकर अगर दुमका से चुनाव लड़ाया जाए, तो इसको लेकर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, वर्तमान का जो स्थिति है, इसमें हमको लगता है कि हर हाल में बीजेपी जीतेगी, और हमको लगता है कि जिस तरह से लोकप्रिय विधायक हमारे दल में जुड़े हैं, तो इनसे और प्लस पॉइंट होने का चांस है, और ज्यादा मतों से हम लोग जीतेंगे। तो सीता सोरेन के आने से कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि संगठन को बहुत फायदा है। लोकप्रिय विधायक थे तो हम लोग को फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि घर की भेदी लंका ढाए बीजेपी वाला काम कर दिए, की जगह दोनों को लड़वाएंगे? अब देखिए, ये तो विषय संगठन की है। अब ये लोग क्या सोच के लाई है और क्या करना चाह रहा है, ये तो संगठन की बात है। लेकिन हम लोग को जहाँ तक अटकलें लग रही कि जो लोकप्रिय विधायक होने के नाते हम लोग को संगठन का जामा विधानसभा हो या दुमका लोकसभा, दोनों में हम लोग को फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव पे तो नजर था ही, इसके साथ ही विधानसभा चुनाव पे भी नजर है क्या? क्योंकि यहाँ पे विधायक तो नहीं है आपके ज्यादा। जी, हम लोग पिछले 3 टर्म से विधायक यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मतों से चुके हैं। हार नहीं बोला जा सकता है, चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अटकलें हैं कि हम लोग इस बार जीतेंगे। और
जो वर्तमान विधायिका हैं वो अगर दल छोड़ के आई है तो निश्चित है कि हम लोग जीतने का निश्चितता हम लोग को प्राप्त हो रही है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो जामा तो है ही, इसके अलावा और भी विधानसभा में नजर है लोकसभा के साथ साथ। जी वो तो होना ही है। अच्छा, कितना फायदा मिल पाएगा सीता सोरेन को भाजपा में आने का? फायदा संगठन को बहुत ज्यादा है, क्योंकि माना जाए तो अभी जेएमएम का बहुत बड़ा परिवार, खास करके गुरुजी के परिवार से एक बड़ी बहू अलग हो जाना उनके लिए बहुत ही खराब मैसेज है ये, और हम लोग संगठन के लिए बहुत ही फायदा है, भाजपा संगठन के लिए बहुत ही फायदाजनक है ये। और हम लोग को सिर्फ जामा के लिए नहीं, दुमका लोकसभा के लिए नहीं, पूरा झारखंड में हम लोग को फायदा मिलेगा इससे। कहीं बीजेपी तो ये नहीं है सोचकर सीता सोरेन को लाई कि शिबू सोरेन का चेहरा है और उसका फायदा मिलेगा सीता सोरेन से? जी, इसीलिए हो भी सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग को उसका विकल्प सोचा गया हो। आज हो सकता है हमारे बीच में वैसा कोई जनजाति बड़ा लीडर हम उसको बैकअप नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से हम लोग कुछ ना कुछ वोट से हार जा रहे थे बार बार। तो हो सकता है इस बार हम लोग उस चेहरा को लाके हम लोग जीत सकते हैं। इसके अलावा आपका जैसे कि बीजेपी में तो दुमका और गोड्डा लोकसभा में तो आपका सांसद है, लेकिन राजमहल में नहीं है, तो क्या राजमहल पे भी अटैक आप लोगों का रहेगा? राजमहल तो है ही, हम तो बोले सर आपको कि जी पूरा झारखंड में हम लोग को फायदा होने वाला है, क्योंकि जनजातीय वोटर कहीं ना कहीं हमको लगता है गुरुजी के परिवार से टूटने के बाद, बिखरने के बाद हम लोग को कुछ परसेंट वोट जो है हम लोग को प्लस पॉइंट होगा इसमें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिबू सोरेन की बहू होने का फायदा बीजेपी को हो सकता है। उनका कहना है संथाल के 3 लोकसभा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोकसभा में उनके आने से फायदा मिलेगा। उनके जो जातीय समीकरण है या फिर उनका जो वोट बैंक है, शिबू सोरेन का झारखंड से लगाव है, उनका जो है उनका लगाव है, तो कहीं ना कहीं उनकी बहू होने का फायदा भाजपा को होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियां रेस नजर आ रही हैं, वहीं एक दल से दूसरे दल में आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इस बीच कांग्रेस की ओर से भी लगातार बैंक फ्रीज मामले को लेकर के जो है वो हमला बोला जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव के वक्त उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश के तहत उनके तमाम अकाउंट्स को फ्रीज किए गए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार जो है वो पार्टी की ओर से ना की जा सके। वहीं इन सब को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के सामने आज जो तस्वीरें नजर आ रही है और जो भी उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं वो सारे उनके कारनामों के परिणाम है जो आज उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।